Hello everyone, welcome to my channel Home Science Let's Crack It. Here I am Dr. वंदना गुप्ता। आज हम आपको इस वीडियो में हाइपरटेंशन यानी कि उच्च रक्तचाप होता क्या है और इसके बारे में डिटेल में आज हम डिस्कस करेंगे। इसके पहले हमने एथेरोस्क्लेरोसिस यानी कि जो दिल की बीमारी होती है उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया हुआ है, चूंकि कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के अंदर ही आपका एथेरोस्क्लेरोसिस भी आ जाता है और हाइपरटेंशन भी आ जाता है। तो दो मुख्य बीमारियां हैं जिसके बारे में हमें पढ़ना है आपके सिलेबस में। तो एथेरोस्क्लेरोसिस से रिलेटेड हमने 3 वीडियोस आपके साथ में शेयर किए हुए हैं। अगर आपको पूरी जानकारी लेनी है एथेरोस्क्लेरोसिस के बारे में, क्या होता है, कारण, कारक और इसके लक्षण और आहार, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, ये सारी चीजें अगर आपको डिटेल में अच्छे से जाननी है तो आप तीनों वीडियोस बहुत ही अच्छे से उसे देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। आज हम स्टार्ट करते हैं हाइपरटेंशन ये होता क्या है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हाइपरटेंशन के बारे में। तो सबसे पहले हाइपरटेंशन, अब इसके पहले हम बात कर लेते हैं ब्लड प्रेशर की। देखिए, जो ब्लड प्रेशर होता है वो क्या है, वो सभी के लिए जरूरी होता है। हर एक पर्सन के लिए, एक नॉर्मल जो व्यक्ति है उसके लिए जो है ब्लड प्रेशर की जरूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, जो ब्लड प्रेशर है वो हमारी जो धमनियां हैं यानी कि जो आर्टरीज हैं, ठीक है, जो कि ब्लड में हमारे आर्टरीज और वेन्स पाई जाती हैं, ठीक है, हमारे शरीर में, पूरे शरीर में हमारे आर्टरीज और वेन्स जो है ये फैली हुई होती है, यानी कि धमनी और शिरा जिसे कहते हैं। तो ये जो धमनी है यानी जो आर्टरीज हैं, इनके द्वारा जो ब्लड का मूवमेंट होता है यानी कि जो रक्त प्रवाह होता है, उसके लिए ब्लड प्रेशर की यानी कि रक्त दाब की जरूरत पड़ती है। ब्लड प्रेशर की, यहां पर हम बात कर रहे हैं किसकी? ब्लड प्रेशर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हम बता रहे हैं कि हमारे शरीर में जो भी रक्त का प्रवाह हो रहा है धमनियों के माध्यम से, तो उसमें जो है आपका ब्लड प्रेशर आवश्यक होता है। जो दबाव पड़ता है तो उसी के द्वारा जो है रक्त का प्रवाह हमारे पूरे शरीर में होता है। इसके साथ साथ जो हमारे शरीर में टिश्यूज हैं यानी कि जो ऊतक हैं, उनको ऑक्सीजन की भी जरूरत पड़ती है। और इस ऑक्सीजन की पूर्ति कौन कर रहा है, ऑक्सीजन प्रदान करने का काम कौन कर रहा है, ये आपके रक्त दाब के द्वारा ही जो है ये ऑक्सीजन को भी प्रदान करने में ये मदद करते हैं। यानी कि जो आपका ब्लड प्रेशर है वो धमनियों के द्वारा रक्त का प्रवाह करने में मदद कर रहा है, इसके लिए जरूरी है। और इसके साथ साथ में ऑक्सीजन को जो है हमारे शरीर में पूरे ऑक्सीजन पहुंचाने में भी ये मदद करता है। तो इस तरीके से जो ब्लड प्रेशर है वो सभी के लिए जरूरी होता है। लेकिन जब ये ब्लड प्रेशर अधिक हो जाता है यानी जो एक नॉर्मल लेवल है उससे जब अधिक हो जाता है तो उसी को हाइपरटेंशन या फिर उच्च रक्तचाप कहते हैं। इसे उच्च रक्तचाप कहते हैं, ठीक है। जब हमारा ब्लड प्रेशर ये ज्यादा हो जाता है, जितना भी नॉर्मल एक होना चाहिए उससे जब अधिक हो जाता है तो इसी को हम उच्च रक्तचाप बोलते हैं। ओके, अब जैसा हमने अब जब इस दबाव की जो वृद्धि हो रही है, ठीक है, तो जब दबाव में वृद्धि हो रही है तो जो रक्त की धमनियों में रक्त का प्रवाह बनाए रखने के लिए दिल को हमारे अधिक काम करने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो हमारे हार्ट पर भी दबाव पड़ रहा है। अब चूंकि कार्डियोवैस्कुलर डिजीज यानी कि आपके दिल से ही संबंधित बीमारी है ये भी, तो फिर क्या होता है, जब हमारे हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ता है तब फिर समस्या उत्पन्न हो जाती है। जैसा कि हमने बताया हुआ था कि जो ये अब आपके धमनियों के द्वारा जो रक्त का प्रवाह हो रहा है, तो अगर जब आपका सैचुरेटेड फैटी एसिड आप बहुत अधिक मात्रा में ले रहे हो, कोलेस्ट्रॉल अधिक मात्रा में आप ले रहे हो, ट्राइग्लिसराइड अधिक मात्रा में ले रहे हो, यानी कि अगर कहा जाए तो जो टोटल कोलेस्ट्रॉल है अगर आपके शरीर में अधिक हो जाता है, देन क्या होता है कि जो आपकी धमनियों की दीवारें हैं वो नैरो होने लगती हैं और रक्त का प्रवाह जो है वो अवरुद्ध हो जाता है, उसमें बाधा उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। तो ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो एक रीजन आपका जो ब्लड प्रेशर बढ़ने का काम यही है, रक्त का प्रवाह जब सही से नहीं हो पाएगा यानी कि धमनियों की जो दीवारें हैं उनमें जो फैट हैं वो जमा होने लगते हैं, वो नैरो हो जाती हैं, कड़ी हो जाती हैं, मोटी हो जाती हैं। देन क्या होता है, रक्त का प्रवाह सही तरीके से नहीं हो पाता है, उसमें बाधा उत्पन्न होती है और हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और हमारे हार्ट को यानी कि दिल को भी अधिक काम करने की जरूरत पड़ती है इनको मेंटेन रखने के लिए।
अब चलिए बात करते हैं कि जो हेल्थ गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग, हेल्थ गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो हमारा ब्लड प्रेशर होना चाहिए, एक नॉर्मल ब्लड प्रेशर, वो नॉर्मल कितना है? वो होना चाहिए 120/80 mmHg। ठीक है, ये इतना हमारा ब्लड प्रेशर होना चाहिए, ये नॉर्मल है 120/80। 120 जो है आपका ये सिस्टोलिक प्रेशर है और जो 80 है ये आपका डायस्टोलिक है। ये 120 आपका सिस्टोलिक प्रेशर, ठीक है, और ये जो 80 है आपका ये डायस्टोलिक होता है। अब इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कि सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ये होता क्या है, इसका क्या मतलब है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। ओके, अब जब भी ये जो नॉर्मल आपका ब्लड प्रेशर है 120/80, अब जब भी इससे ज्यादा रक्त का दबाव हो जाता है तब जो है वो व्यक्ति हाइपरटेंशन या फिर हाई ब्लड प्रेशर की श्रेणी में आ जाता है, उसी को हाई ब्लड प्रेशर या फिर हाइपरटेंशन कहते हैं। ओके, अब जैसा हमने बताया इसमें दो चीजें हैं, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक, जो इस बात पर निर्भर करती हैं कि जो हमारे हृदय की मांसपेशियां यानी जो मसल्स हैं उसमें संकुचन कैसा हो रहा है। ठीक है, यानी कि मांसपेशियों में जो संकुचन होता है, संकुचन का मतलब है, सिस्टोलिक का मतलब है जब वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। ठीक है, सिस्टोलिक का मतलब है ये जो सिस्टोलिक प्रेशर है ये जब कॉन्ट्रैक्शन होता है मसल्स में, जो हमारी हृदय की मांसपेशियां हैं, हृदय की जो मांसपेशियां हैं, मसल्स हैं, जब उनमें क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है संकुचन, यानी वो सिकुड़ती हैं। अब कोई भी चीज जैसे कि आपका जो हमारे शरीर में जो धमनियां बिछी हुई हैं पूरे शरीर में रक्त का प्रवाह जो कर रही हैं, तो अगर आप उनको एक पाइप, जैसे पाइप होता है, ठीक है, उससे अगर कंपैरिजन करो तो उसमें भी रक्त का आपका जो है पानी है वो लगातार बहता रहता है पाइप के थ्रू। ठीक है, अब उसमें क्या होता है कि अगर पाइप में बीच में कुछ भी जो है वेस्ट मटेरियल वो जमा हो जाए तो क्या होगा कि पानी का प्रवाह रुक जाएगा, पानी जो है पाइप से जो है जहां आप उसको ले जाना चाह रहे हो पाइप के थ्रू, तो वहां पर पानी जो है बीच में रुक जाएगा अगर उसमें अवरुद्ध आ जाता है। तो वैसे ही आपकी धमनियों की भी समझ लो कि वो भी एक पाइप की जैसी ही होती हैं। ठीक है, अब उसमें भी अगर बीच में कुछ भी वेस्ट मटेरियल जमा होने लगेगा तो जो है आपका रक्त का प्रवाह भी रुक जाएगा। ओके, अब इन जो हमारे हृदय की मांसपेशियां हैं, यानी कि इन रक्त दबाव को, ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखने के लिए हमारा जो हार्ट की जो मांसपेशियां, मसल्स है, उसमें लगातार जो है कॉन्ट्रैक्शन होता है, यानी कि वो सिकुड़ती हैं और फैलती हैं। ये प्रोसेस कंटिन्यू चलती ही रहती है, तभी हमारे जो हृदय की धड़कन है वो बनी रहती है, मेंटेन रहती है। ठीक है, और इसी तरीके से जब वो सिकुड़ती हैं और वो फैलती हैं तो ब्लड का प्रवाह होता रहता है सिकुड़ने और फैलने से, तो ये रेगुलर बेसिस पर चलता रहता है। तो जब ये हमारी हृदय की जो मांसपेशियां, मसल्स हैं, जब उनमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, यानी कि जब संकुचन होता है, तो जो है उसको सिस्टोलिक प्रेशर बोला जाता है। ठीक है, और जो डायस्टोलिक प्रेशर है इसमें क्या होता है, इसमें जब हमारे हृदय की मांसपेशियां हैं वो फैलती हैं, यानी कि आप ये कह सकते हो कि वो रिलैक्स होती हैं, तनाव मुक्त होती हैं, रिलैक्स जब होती हैं। ठीक है, यानी कि इसको दूसरी भाषा में अगर हम कहें तो तनाव मुक्त जब होती हैं, रिलैक्स होती हैं, तो जो है उसको डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। ओके,
तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि सिस्टोलिक और डायस्टोलिक का क्या मतलब है। यहां पर जो सिस्टोलिक प्रेशर है उसका मतलब है आपका कि जब हमारे हृदय की मांसपेशियां वो सिकुड़ती हैं, उसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है तो उसको सिस्टोलिक बोलते हैं। और डायस्टोलिक क्या है, जब हमारे हृदय की मांसपेशियां फैलती हैं यानी कि रिलैक्स होती हैं, तनाव मुक्त होती हैं, तब उसको डायस्टोलिक प्रेशर बोला जाता है। ठीक है, और इन दोनों को मिलाकर ही रक्त का दबाव कहते हैं उसे। ओके, अब देख लेते हैं कि ये जो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर है ये कितना होना चाहिए। तो जैसा हमने बताया, जो सिस्टोलिक ये आपका जो नॉर्मल है, जो हमने भी बताया था आपको, ये नॉर्मल आपका होता है 120, ठीक है, mmHg, ये इसका मापने का है। Hg ये मरकरी होती है, ठीक है। 120 mmHg ये आपका नॉर्मल लेवल है सिस्टोलिक। अब हाई कब होगा? अच्छा, इसका रेंज बता देती हूं मैं। इसका जो रेंज है वो आपका होता है 100 से 140 mmHg, ठीक है, 100 से 140, यानी कि ये जो है आपका ये भी नॉर्मल है। एक तो 120 जो कि आपका बिल्कुल परफेक्ट है, परफेक्ट एक कह सकते हैं, ठीक है, वो माप है ये 120। लेकिन अगर इसकी रेंज जो है नॉर्मल रेंज, ये नॉर्मल रेंज है इसकी 100 से 140 के बीच में अगर है, यानी कि जो 100 है ये मिनिमम आपका मिनिमम है, यानी कि 100 से, और ये मैक्सिमम है, इतना जो है नॉर्मल रहता है। यानी कि अगर 100 भी है, मान लीजिए आपको 120 नहीं है, क्योंकि सबका जो ब्लड प्रेशर होता है उसका माप अलग अलग होता है, हर किसी का एक जैसा नहीं होता। कोई 120 पर भी नॉर्मल रहता है, कोई 110 पर भी नॉर्मल रहता है, कोई 100 पर भी नॉर्मल रहता है, कोई 130 पर नॉर्मल है, कोई 140 पर नॉर्मल है। ओके, तो यहां पर वही मैं बताने की कोशिश कर रही हूं कि इसका जो एक नॉर्मल रेंज है, ये नॉर्मल रेंज है कि मिनिमम 100 होना चाहिए। अगर 100 है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर 140 है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि 100 से लेकर 140 तक अगर आपका सिस्टोलिक प्रेशर है, देन आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ये नॉर्मल माना जाता है, ठीक है। लेकिन ये उच्चतम है, यानी कि ना 100 से कम होना चाहिए और ना ही 140 से अधिक होना चाहिए। अगर 140 से, ये मैक्सिमम है लेवल, अगर 140 से अधिक होता है तब प्रॉब्लम क्रिएट होती है, ठीक है। 100 से कम होता है और 140 से अगर अधिक होता है तब जो है आप हाइपरटेंशन की श्रेणी में आ जाते हो। अब इसके बाद में डायस्टोलिक भी देख लेते हैं, उसका भी रेंज दिया गया है। डायस्टोलिक, अब देखिए डायस्टोलिक क्या है, इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है वो है आपकी 80, ओके, ये 120 और ये आपकी 80 होती है mmHg। और जो नॉर्मल रेंज है इसका वो है कितना, यहां पर हम कह सकते हैं इसका 60 से लेकर के 90 या फिर 80 आप कह सकते हो। तो 60 से लेकर 90 जो है ये आपका रेंज है, ठीक है। अब जैसे इसमें हमने बताया कि ये आपका जो 60 है वो मिनिमम है और 90 जो है ये आपका मैक्सिमम रेंज है। मीन्स कि 60 से कम नहीं होना चाहिए और 90 से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर 60 से कम हो रहा है या फिर 90 से अधिक हो रहा है तो इसका मतलब है कि आप ब्लड प्रेशर आपका हाई है, ओके। तो जो है 60 से लेकर 90 के बीच में ये हो सकता है, यानी कि जो आपका सिस्टोलिक है 100 से 140 के बीच में अगर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबका अलग अलग रहता है जैसा हमने बताया। तो डायस्टोलिक भी सबका अलग अलग होता है। तो 60 से अगर 90 के बीच में, देन आप जो है नॉर्मल रेंज में आते हो। अच्छा, कब आप जो है ये कंफर्म करोगे कि आप एक नॉर्मल रेंज में हो?
तो इसके लिए आपको, जैसे आपने एक बार आज अपना जो है ब्लड प्रेशर चेक करवाया, ठीक है, अब उसको आपको रिपीट करना होगा। यानी कि जब आप 3-4 बार लगातार अपना ब्लड प्रेशर चेक करोगे, आज आपने किया, आपका बताया जितना रेट, कल आपने चेक किया, कल भी उतना ही बता रहा है, परसों चेक किया, परसों भी उतना बता रहा है, तो अगर वो 100 से 140 के बीच में आपका सिस्टोलिक और जो है डायस्टोलिक आपका 60 से 90 के बीच में है, और 3-4 दिन आपने लगातार अपना ब्लड प्रेशर चेक किया और वही रेंज बता रहा है, उतना ही बता रहा है, तो इसका मतलब है आपका ब्लड प्रेशर बिल्कुल भी नॉर्मल है। और अगर मान लीजिए कि जो है आज आपका ब्लड प्रेशर दूसरा बता रहा है, आज नॉर्मल बता रहा है, कल आपने चेक किया, कल जो है दूसरा बता रहा है, तीसरे दिन तीसरा बता रहा है, तो इसका मतलब है कि आपके ब्लड प्रेशर में प्रॉब्लम है, ठीक है। देन आपको फिर कंसल्ट करने की जरूरत है और अपने डाइट पर ध्यान देने की जरूरत है। तो एक दिन के ब्लड प्रेशर चेक करने से नहीं कुछ होता है। एक दिन के ब्लड प्रेशर अगर आपने चेक किया, मान लीजिए कि आपका हाई आ गया, 140 से ज्यादा बताने लगा, तो आप परेशान हो गए कि हमें तो हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, तो ऐसा नहीं है, आप परेशान बिल्कुल भी मत होइए। आप 3-4 दिन लगातार अपना ब्लड प्रेशर पहले चेक करिए, उसके बाद में डिसाइड करिए कि हाँ आपको हाइपरटेंशन है या फिर नहीं है। ओके, चलिए फिर इसके बाद में तो ये तो हमने रेंज बता दी। अब आते हैं, तो अब ये कह सकते हो कि जो हाइपरटेंशन है वो हाइपरटेंशन यानी कि जो उच्च रक्तचाप है वो आपका 90/140 पर भी हो सकता है, ठीक है, ये मैक्सिमम रेंज है। तो इतने पर, लेकिन आपको जैसा हमने बताया कि 3-4 बार अगर आप लगातार चेक करो, अगर इतना ही आ रहा है देन कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर नहीं, आज आपका 90/140 आ रहा है, कल आपका इससे अधिक बता रहा है, तीसरे दिन इससे अधिक बता रहा है, तो इसका मतलब है कि आपको दिक्कत है, ठीक है। तो अगर 90/140 है, ठीक है, और जो है या फिर इससे अधिक है, या फिर इससे अधिक आपका लगातार बना रह रहा है, यानी कि आपने क्या किया, लगातार आपने चेक किया, अगर 90/140 से कम आ रहा है, जितना मतलब मिनिमम हमने बताया है वहां तक अगर उतना आ रहा है, तो इसका मतलब है आपको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम नहीं है, सही हो। लेकिन अगर आपने 3-4 दिन लगातार चेक किया और 3-4 दिन लगातार आपका 90/40 बता रहा है या फिर इससे अधिक बता रहा है, तो इसका मतलब है कि आपको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है। अगर इससे कम बता रहा है देन आपको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, अब आपने देखा होगा जैसे कि आपका डायबिटीज का प्रॉब्लम है तो आपको हर घर में कोई ना कोई मिल जाएगा, तो उसी तरीके से हाइपरटेंशन भी है, ये लगभग आपको हर घर में किसी ना किसी एक व्यक्ति को आपको मिल ही जाएगा जिसको कि हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो ये भी कॉमन है, लगभग आपको देखा कि ब्लड प्रेशर तो नॉर्मल है, सबके अंदर होता है ब्लड प्रेशर, ठीक है, लेकिन अब जो हाई हो जाता है तो वो जो है किसी किसी में पाया जाता है, लेकिन ये ज्यादातर लोगों में पाया, जैसे डायबिटीज है उसी तरीके से ये आपका हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, अधिकतर लोगों में ये देखा गया है। अब इसमें क्या होता है, अगर आपका नॉर्मल नहीं हो रहा है, यानी कि जो 120/80 या फिर जो है आपका जितना अधिक जो मैंने बताया है, अगर उससे कम नहीं हो रहा है आपको, देन आपको दवाओं की जरूरत पड़ती है, दवा लेना पड़ेगा और आपको अपने डाइट पर ध्यान देना पड़ेगा। चलिए, अब इसके जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO है, इस बीमारी की जानकारी देने के लिए इन्होंने बहुत सारे कदम उठाए हैं, बहुत सारी चीजें, जैसे कि आपका 17 मई को वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे मनाया जाता है। किस दिन? 17 मई को, 17 मई को, 17 मई को आपका वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे मनाया जाता है। हाइपरटेंशन डे, ठीक है, या फिर इसको कह सकते हैं हम वर्ल्ड हाई ब्लड प्रेशर डे। तो ये जागरूकता फैलाने के लिए ही है कि जैसे लोगों को पता चले कि हाँ ये जो है
हाइपरटेंशन भी एक बीमारी है और घातक बीमारी है। अगर ये कंटिन्यू बना रह रहा है आपके लिए, तब ये जो है खतरनाक हो सकता है। इसी वजह से जो WHO है, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उनके द्वारा जो है ये चीज स्टार्ट की गई अवेयरनेस को फैलाने के लिए। जानकारी, सबको इसके बारे में जानकारी होनी जरूरी है कि ब्लड प्रेशर अगर अधिक है देन ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, बहुत ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके बाद में वैसे तो जो आपका हाई ब्लड प्रेशर है ये आपके शरीर के किसी भी अंग को प्रभावित कर सकता है, लेकिन जो स्पेशली मुख्य रूप से ये आपके हृदय को प्रभावित करता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, इसमें कोई खास आपको सिम्टम्स भी नहीं दिखाई पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि ये बिना किसी चेतावनी के शरीर पर अपना असर छोड़ने लगता है। इसमें आपको कोई भी सिम्टम्स, कोई भी लक्षण दिखाई नहीं पड़ेंगे जिससे आपको पता चल जाए कि हाँ आपको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है। ठीक है, इसी वजह से इसको, चूंकि इसका कोई खास लक्षण नहीं दिखाई पड़ता है, पर्टिकुलर कोई लक्षण हो जिससे कि आपको पता चल जाए कि हाँ हाई ब्लड प्रेशर है, इस वजह से इसको साइलेंट किलर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साइलेंट किलर इसको कहते हैं, क्योंकि ये धीरे धीरे आपको मारने की कोशिश करता है। साइलेंट किलर, तो ध्यान रखिएगा, इसको पूछा जा सकता है, एग्जाम में आ सकता है कि साइलेंट किलर किसको कहते हैं। तो हाइपरटेंशन यानी कि उच्च रक्तचाप को साइलेंट किलर कहा जाता है, क्योंकि इसके जो है कोई भी ऐसा लक्षण, कोई खास लक्षण नहीं होता है जिससे कि आपको पता चल जाए कि आपको उच्च रक्तचाप की प्रॉब्लम है। ठीक है, इस वजह से इसको साइलेंट किलर कहा जाता है। चलिए, अब कुछ मुख्य कारण है वो हम देख लेते हैं। इसका जो रीजन है वो देख लेते हैं। कारण, मुख्य कारण, यानी कि इसकी इटियोलॉजी बोल सकते हैं हम। क्या क्या है? तो एक तो सबसे पहला है आपका कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना। कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, ठीक, एक तो ये प्रॉब्लम हो गया। दूसरा मोटापा यानी कि ओबेसिटी, या सभी लोग लगभग जानते हैं। नींद की कमी, ठीक है, यानी कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, यानी कि आप प्रॉपर नींद नहीं ले रहे हो। अगर आप प्रॉपर तरीके से सो नहीं रहे हो तो ये भी कई सारी बीमारियों का कारण होता है। इसीलिए एटलीस्ट आपको जो है 6 से 8 घंटे की नींद तो बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप 8 घंटे की नींद ले रहे हो तो बहुत ही बेस्ट है। ठीक है, तो इतनी नींद आपको जरूरी ही जरूरी है। और अत्यधिक गुस्सा करना, ठीक है, अत्यधिक गुस्सा करना। नॉनवेज अगर अधिक लिया जा रहा है, ठीक है, यानी कि जो मांसाहारी पदार्थ हैं उसका सेवन अगर अधिक किया जा रहा है तो वो भी एक रीजन होता है का अधिक सेवन किया जा रहा है, यानी कि अधिक खाया जा रहा है। ठीक है, ये भी एक रीजन है। इसके अलावा ऑयली जो प्रोडक्ट हैं अगर आप वो अधिक ले रहे हो, यानी कि कह सकते हो जो तैलीय पदार्थ हैं वो ऑयली है, फ्राइड फूड्स हैं, ठीक है, यानी कि अनहेल्दी, जो अस्वस्थ भोजन है, अनहेल्दी भोजन आप ले रहे हो जो कि आपके शरीर के लिए अच्छा नहीं है, तो वो भी एक रीजन होता है। ठीक है, अनहेल्दी फूड ले रहे हो। अच्छा, ये भी आनुवंशिक कारण के कारण होता है, जेनेटिक होता है, जैसा कि हमने अभी आगे बताया है कि आपका डायबिटीज भी जो है वो भी आनुवंशिक कारण, हेरिडिटरी हो सकता है। एथेरोस्क्लेरोसिस भी आपका हेरिडिटरी हो सकता है, जो हार्ट की प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये भी आपका जो है हेरिडिटरी हो सकता है, आनुवंशिक कारण है, ये भी रीजन है इसका। और शराब पीना, शराब है, स्मोकिंग है,
तो ये भी इसका कारण हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गए इसके मुख्य कारण हैं जो हाइपरटेंशन के कारण हैं, यानी कि जिनकी वजह से हाइपरटेंशन हो सकता है। अब देख लेते हैं और क्या है। तो इसका कारण हो गया ये। फिर है कि एथेरोस्क्लेरोसिस भी इसकी एक वजह है। हाइपरटेंशन होने की वजह जो है एक आपकी एथेरोस्क्लेरोसिस भी है। ठीक है, कैसे? देखिए, हाइपरटेंशन का जो मुख्य कारण है उसमें आपका एथेरोस्क्लेरोसिस भी आ जाता है, क्योंकि हृदय से शरीर की जो बाकी हिस्सों में ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचाने वाली जो रक्त वाहिकाएं हैं, यानी कि ब्लड वेसल्स हैं, उन्हीं में क्या हो रहा है, कोलेस्ट्रॉल, वसा पदार्थ है, और जो वेस्ट मटेरियल है कोशिकाओं के, कैल्शियम है, फाइब्रिन है, जो हमने बताया था, जिनसे कि प्लाक का निर्माण होता है। ठीक है, तो क्या होता है कि ब्लड वेसल्स में जो है ये प्लाक का निर्माण हो जाता है, जिससे क्या होता है, एथेरोस्क्लेरोसिस नामक बीमारी हो जाती है, जो कि हमने आपको एथेरोस्क्लेरोसिस में बताया हुआ था। ठीक है, और इसी से जो है शरीर का जो रक्तचाप का स्तर है वो बढ़ जाता है। तो ये आप कह सकते हो कि ये मुख्य कारण है इसका। ठीक है, जो कि अभी हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि जब रक्त का प्रवाह नहीं हो पाएगा, जैसे पाइप का एग्जांपल हमने दिया कि जो है जैसे पानी का जो है फ्लो हो रहा जा रहा है, पानी का प्रवाह हो रहा है, बीच में कुछ अगर अवरोध उत्पन्न हो जाएगी, उसमें कुछ चीजें वेस्ट मटेरियल उसमें जमा हो जाएंगी, तो पानी रुक जाएगा। वैसे ही ब्लड का भी है। तो ब्लड वेसल्स हैं, जो रक्त वाहिकाएं हैं, उनमें जो ये प्लाक का निर्माण हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि रक्त का प्रवाह नहीं हो पाता है प्रॉपर तरीके से, और जो है ब्लड प्रेशर वो बढ़ जाता है। तो ये आप कह सकते हो जो एथेरोस्क्लेरोसिस है इसका मुख्य कारण इसी में आ जाता है आपका। तो यहां पर मैं ये भी लिख देती हूं, एथेरोस्क्लेरोसिस, ये भी इसका मुख्य कारण में आ जाता है। ठीक, अगर आपने पुराने वीडियोस जो इसके पहले हमने वीडियो एथेरोस्क्लेरोसिस का आपके साथ में शेयर किया हुआ है, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए। उसको आप देखोगे तो फिर जो हाई ब्लड प्रेशर भी आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, जो हम यहाँ पर आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अब ये हो गया। अच्छा, इससे क्या होता है, हाइपरटेंशन की वजह से जो है जो ब्रेन स्ट्रोक का प्रॉब्लम होता है वो भी आपका 2 गुना बढ़ जाता है। इसकी कारण ये तो हाइपरटेंशन होने के कारण है, लेकिन अब हाइपरटेंशन के कारण कौन कौन सी प्रॉब्लम आ रही है वो देख लेते हैं। एक तो आपका है ब्रेन स्ट्रोक का प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है, इसकी वजह से हाइपरटेंशन के कारण जो प्रॉब्लम आती है वो है ब्रेन स्ट्रोक। अब देखिए, ब्रेन स्ट्रोक जो है आपका एथेरोस्क्लेरोसिस के कारण भी हो रहा था। ठीक है, तो ये तो रीजन है एथेरोस्क्लेरोसिस हाइपरटेंशन के होने के। लेकिन अब जो है जब अगर मान लीजिए एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से आपका हाइपरटेंशन हो रहा है, तो उसमें क्या होगा, जो ब्रेन स्ट्रोक का खतरा है वो आपका 2 गुना बढ़ जाता है। 2 गुना हो जाता है। कैसे? क्योंकि हाइपरटेंशन की वजह से जो ब्रेन स्ट्रोक का प्रॉब्लम है उसमें क्या होगा कि ब्लड जो है उनके जितने भी ब्रेन स्ट्रोक के मामले हैं उसमें आप देखोगे कि वो रक्तचाप से उनमें हाइपरटेंशन पाया जाता है। ठीक है, वो रक्तचाप से ग्रस्त होते हैं। तो अब जो है जो ऊपर का ब्लड प्रेशर है वो अगर 10 mm हीमोग्राम, यानी कि जो आपका 10 mm Hg है वो अगर बढ़ रहा है, यानी कि जो सिस्टोलिक प्रेशर है वो आपका अगर 10 mm बढ़ रहा है, तो उससे क्या होगा, बढ़ने से इस्चेमिक स्ट्रोक का खतरा जो है वो लगभग 28%। क्योंकि इससे क्या होगा, अगर जो है सिस्टोलिक प्रेशर है वो 10 mm ज्यादा हो रहा है, यानी कि नॉर्मल से 10 अधिक है, तो क्या होता है कि इससे जो है जो ब्लड है उसका जो है वो जमने लगता है, यानी कि ब्लड क्लॉटिंग होने लगती है। अब क्या होगा, जो नसों में आपकी वो थक्का जमने लगेगा, और जब उससे जमेगा तो उसे इस्चेमिक स्ट्रोक की प्रॉब्लम हो जाती है। और लगभग ये कितनी होती है, 28% होती है। और इसकी वजह से एक और है, एक तो आपका इस्चेमिक स्ट्रोक होता है, दूसरा होता है हेमरेजिक स्ट्रोक। चलिए इसको हम यहाँ पर राइट डाउन कर देते हैं, आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। देखिए, ब्रेन स्ट्रोक का खतरा हमने बताया, 2 चीज हो गया। अब ब्रेन स्ट्रोक में आपकी 2 चीजें आ जाती हैं।
एक है आपका इस्चेमिक, इस्केमिक इसको बोलेंगे, इस्चेमिक बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। स्ट्रोक, ओके। जो इस्चेमिक स्ट्रोक है इसका क्या मतलब है, इसमें क्या होता है कि जो है रक्त का थक्का जमने लगता है, रक्त का थक्का बनने लगता है। ठीक है, रक्त का थक्का बनने का मतलब है कि ब्लड क्लॉटिंग होने लगती है। ओके, अब क्या होगा, नसों में रक्त का थक्का बनने लगा, यानी कि ब्लड जो उसमें प्रवाहित हो रहा था अब प्रवाह ना होकर के वो जम रहा है। अब जो वो जमने लगेगा तो क्या होगा, ब्लड का प्रवाह बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा और इससे क्या होगा कि स्ट्रोक हो जाएगा, यानी जिसे कि इस्चेमिक स्ट्रोक बोलते हैं। ठीक है, और ये कितना हो जाता है, इस्चेमिक स्ट्रोक का जो खतरा है ये आपका 28% तक होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, अगर आपका जो सिस्टोलिक प्रेशर है वो आपका 10% 10 mmHg बढ़ने से, कितना, 10 mmHg अगर इंक्रीज हो रहा है सिस्टोलिक, तो यहां पर देख सकते हो आप कितना खतरनाक है ये, क्योंकि हाइपरटेंशन हम बहुत ज्यादा उसको सीरियसली नहीं लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारी आदत ही नहीं है, हमारे हैबिट में ही नहीं है कि हम अपना ब्लड प्रेशर रेगुलर बेसिस पर अपना चेक करें। अब रेगुलर नहीं तब भी हफ्ते में 2 बार तो चेक ही कर सकते हो, कम से कम इससे आपको पता रहेगा कि हाँ आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है। अब यहाँ पर देख सकते हो कि कितना ज्यादा ये खतरनाक है। अगर मान लीजिए आपका सिस्टोलिक प्रेशर 10 mmHg बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि आपके शरीर में, आपके हार्ट में रक्त का प्रवाह सही से नहीं हो पा रहा है, क्योंकि उसमें धीरे 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 कोलेस्ट्रॉल जम रहा है और उसकी वजह से रक्त का थक्का बन रहा है, ब्लड क्लॉटिंग हो रही है। ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग हो रही है तो इस वजह से आपको कभी भी जो हार्ट अटैक की, आपने सुना होगा कि हार्ट अटैक अचानक से आ गया, तो ये चीजें अचानक से नहीं होती हैं, क्योंकि ये धीरे धीरे प्रोसेस हो रही है, आपको पता तो चलता नहीं है। धीरे धीरे ये प्रोसेस हो रही है, आपका जो रक्त प्रवाह है वो अवरुद्ध हो रहा है, उसमें बाधा उत्पन्न हो रहा है और धीरे 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 जब ये आप अपने एक मैक्सिमम लेवल पर पहुंच जाता है, देन जब बिल्कुल ही रक्त का प्रवाह बंद हो जाता है, देन आपको अटैक का प्रॉब्लम हो जाता है, तभी अटैक आता है। ठीक है, तो वही यहाँ पर स्ट्रोक का है, ब्रेन में भी नसें होती हैं तो वहां पर भी ब्रेन स्ट्रोक होता है, जैसे हार्ट अटैक होता है वैसे ब्रेन स्ट्रोक। ठीक है, उसमें भी आपका 2 चीज, एक इस्चेमिक स्ट्रोक है, इसमें क्या होता है जैसे हमने बताया कि रक्त का थक्का बनने की वजह से इस्चेमिक स्ट्रोक होता है। ठीक है, और ये कितना 28% तक चांसेस हैं होने के। ओके, ये इस्चेमिक है। और दूसरा है आपका हेमरेजिक स्ट्रोक, हेमरेजिक स्ट्रोक। ठीक है, अब ये हेमरेजिक स्ट्रोक, ये इसमें क्या चीज है इसको मैं बता देती हूं। हेमरेजिक स्ट्रोक, ठीक है, अब इसकी बात कर लेते हैं। तो हेमरेजिक स्ट्रोक में इसमें क्या होता है, इस्चेमिक में तो आपका रक्त का थक्का बनता है और हेमरेजिक स्ट्रोक में क्या होता है कि इसमें जो नसें हैं वो फट जाती हैं, नस का फटना। ठीक है, जो आपकी नसें हैं वो फट जाती हैं, उसको हेमरेजिक स्ट्रोक बोलते हैं। ठीक है, इसकी जब नसें फट जाती हैं तो वो जो है आपका ब्लड प्रवाह नहीं हो पा रहा है और जो है वो जो है उसमें इतना ज्यादा प्रेशर हो जाता है कि नसें जो है वो फट जाती हैं, उसकी वजह से उस हेमरेजिक स्ट्रोक होता है। अगर रक्त का थक्का जम रहा है तो वो जो है इस्चेमिक स्ट्रोक कहलाता है। और इसका जो परसेंटेज होता है वो कितना है, वो आपका 38% इतना जो है बढ़ सकता है। ठीक है, यानी कि 10 mmHg सिस्टोलिक प्रेशर बढ़ने से आपका 28% तक इस्चेमिक स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है और जो है 38% तक आपका हेमरेजिक स्ट्रोक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं।
ओके, आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा इस्चेमिक और हेमरेजिक दोनों में डिफरेंस क्या है, उसमें थक्का बनना, इसमें नसों का फटना। चलिए अब कुछ इसके सामान्य लक्षण हम देख लेते हैं, जिससे कि आप पता कर सकते हो कि आपको उच्च रक्तचाप की प्रॉब्लम है। कुछ सामान्य लक्षण, सिम्टम्स। वैसे तो कोई खास सिम्टम्स नहीं होता है, लेकिन कुछ सामान्य लक्षण हैं कि अगर आप उन पर ध्यान दोगे तो आप उच्च रक्तचाप से बच सकते हो। जैसे कि एक तो है आपका कि हाइपरटेंशन या फिर उच्च रक्तचाप की जब स्थिति आती है तो व्यक्ति को शुरुआत में सिर के पीछे और गर्दन में दर्द रह सकता है। सिर के पीछे और गर्दन में दर्द हो सकता है। ठीक है, एक तो ये है सामान्य लक्षण है। उसके अलावा रोगी को सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। ठीक है, फिर तीसरा क्या रीजन है कि इसमें क्या व्यक्ति को धुंधला दिखने के साथ साथ में पेशाब के साथ खून निकलने की भी समस्या हो सकती है। पेशाब यानी कि यूरिन में खून आ सकता है। ठीक है, ये आप ध्यान दे सकते हो। अगर कभी ऐसा होता है तो आप समझ सकते हो कि आपको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है। ठीक है, पेशाब के साथ खून निकलने की समस्या हो सकती है, और सिर चिकराना, चक्कर आना यानी कि सिर घूमता रहता है, थकान होगी, सुस्ती होगी, यानी कि आप कह सकते हो कि हाँ वीकनेस, ये जैसे लक्षण हो सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा रात में नींद ना आने के कारण, जब भी हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम होती है तो आपको नींद की प्रॉब्लम होती है, नींद नहीं आती है। तो नींद ना आने के कारण क्या चीज होगा, दिल की जो धड़कन है वो बढ़ जाती है। दिल की धड़कन बढ़ने की प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, अगर रात में आपकी प्रॉपर नींद नहीं आ रही है, क्योंकि ऐसा होता है हाइपरटेंशन के प्रॉब्लम में नींद नहीं आती है, तो नींद ना आने के कारण आपके दिल की धड़कन भी बढ़ सकती है। तो ये कुछ समस्याएं हैं जो कि सामान्य लक्षण है। अगर इसमें से कुछ भी आपको दिक्कत आ रही है तो इसका मतलब है कि आपको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है। तो तुरंत ही डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हैं और अपने डाइट पर ध्यान दे सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद में हमें इसमें पढ़ना है कि हाइपरटेंशन में कि एक तो इसके प्रकार के बारे में, ये 3 टाइप्स के होते हैं। एक माइल्ड होता है, एक मॉडरेट होता है और सीवियर होता है। ठीक है, ये पढ़ना है। फिर उसके बाद में हम इसमें पढ़ेंगे कि जो प्रिंसिपल ऑफ डाइट क्या क्या हमें लेनी है, जैसे एनर्जी, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट और जो मिनरल्स हैं। ठीक है, वो पढ़ना है। और कुछ स्पेशल डाइट होती हैं इसमें, वो भी हम पढ़ेंगे। और इसके अलावा कुछ और भी चीजें हैं इसके उपचार के लिए कि हम स्पेशली क्या क्या चीजें ले सकते हैं, जिसमें कि आपका मैग्नीशियम अच्छी मात्रा में पाया जा रहा है, पोटेशियम अच्छी मात्रा में पाया जा रहा है। क्योंकि जैसे कि हमने एथेरोस्क्लेरोसिस में आपको बताया था कि इसमें पोटेशियम अगर रिच आप डाइट ले रहे हो, ठीक है, और इसके साथ साथ में अगर आप जो है मैग्नीशियम रिच डाइट ले रहे हो तो वो आपके लिए अच्छा होता है। सोडियम को रिस्ट्रिक्ट करना होता है, लेकिन जो अदर मिनरल्स हैं वो आपको अच्छी मात्रा में लेने होते हैं। तो इसमें भी यही चीज है, क्योंकि ये आपकी उसी से लिंक्ड है, आपकी कार्डियोवैस्कुलर में ही ये आता है। तो उसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी हम यहीं पर इसको एंड करते हैं। ओके, क्योंकि उसको हम बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे तो फिर अभी लंबा खींचेगा वो। तो जो सेकंड पार्ट इसका आएगा हमारा, उसमें हम उसको डिस्कस करेंगे। चलिए, तो आप इसको, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है देन लाइक करना ना भूलें। जब भी आप देखते हो तो आप लाइक जरूर कर दो अगर पसंद आ रहा है। और इसके साथ में अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, अपने फ्रेंड्स के साथ में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।